हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली 8th क्लास है हमारी और इसी 8th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे हमारे अतीत जो बुक है थर्ड, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिकली हमने पिछला लेक्चर जो आपका पढ़ लिया था उसमें हमने पढ़ा था दीकू और गैर आदिवासी लोग, उनके विषय में पढ़ा था और कैसे आदिवासी के जो शब्द है उसको परिभाषित किया। आदिवासी की जो परंपराएं तौर तरीके थे उनको हमने देखा। आदिवासी किसको कहा गया, कैसे अंग्रेजों की जो आपकी नीति आई थी, बेसिकली आपकी जो उनकी जमीन को, लैंड को जिन्होंने अपने कब्जे में लिया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, इन सारी व्यवस्था से, जमींदारी व्यवस्था से कैसे जनजातीय लोगों के जो बना अधिकार थे वो सीमित हो गए थे, कैसे वहां पर आंदोलन उग्र हुए, उन सभी की हमने पृष्ठभूमि को पिछले लेक्चर के अंतर्गत बहुत अच्छे से गौर करके देख लिया था। आज फिलहाल हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगला हमारा अब आपका चैप्टर है नंबर 5 नंबर का अब आपका चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड पर। चैप्टर आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों और आप अच्छे से इसको देख भी पा रहे होंगे कि जो हमारा अब आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में जब जनता बगावत करती है और 1857 और उसके बाद, यानी कि बेसिकली जो हमने आपका पूरा सिस्टम को पढ़ा और हमने देखा कि जनता ने कैसे उनके लिए आपकी बगावत की थी, उस बगावत को भी हमने जानने का प्रयास किया कि जब उनके जो आपका ट्रेडिशनल सिस्टम चला हुआ था, लोग उससे तंग आकर, आपके परेशान आकर जब लोगों ने आपका विद्रोह किया, तो वो विद्रोह, वो रिवोल्ट 1857 की जो क्रांति है, उस क्रांति का परिमाण स्वरूप हमारे सामने आया। ठीक। और उसके बाद में बहुत सारे प्रशासनिक और धार्मिक आपके परिवर्तन जो हो रहे थे उनको रोक दिया गया। क्लियर है? तो उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। तो एक चित्र जो है सबसे पहले हमको इसमें दिया गया है, इस चित्र को आप गौर करके देखिए सभी बच्चे, ताकि हम लोग इसको पढ़ सकें और समझ सकें। ये चित्र हमारे सामने है और ये चित्र को आप लोग देखिए और चित्र में क्या बता रहे हैं कि इसमें लिखा गया है कि इस चित्र में साफ साफ क्या बोला गया है कि सिपाही और किसान एक ताकत जुटे हुए 1857 के उत्तर भारत के मैदान में फैल गया। ये विद्रोह कैसे फैला इसके विषय में पढ़ेंगे। चलिए, कोई भी बच्चा किसी स्कूल से आपका माइक ले और चैप्टर को पढ़ना शुरू करे। मेरा प्यारा बच्चा कोई भी किसी स्कूल से भी, चलिए आपकी इच्छा है, ध्यान दे बेटा। कह रहे नीति और लोग, नीतियां और लोग कैसे हैं कि पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति और जनता के उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे काम कर रही थी, क्या उसने पॉलिसी मेकिंग की और उसकी पॉलिसी मेकिंग से कैसे लोगों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा, कैसे लोगों की आजीविका और वहां के रहन सहन परंपरा पर कैसे उनका प्रभाव हुआ। उस प्रभाव को हमने पिछले लेक्चर में आपका जानने का प्रयास किया था। कह रहे कि इन नीतियों ने राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर डाले, यानी कि किसी न किसी तरह से हर व्यक्ति पर उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिला। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां या कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती थी, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। यानी कि जिस तरह से अगर कोई आपका ट्रेडिशनल आपकी चीजें थी, जैसे वो लोग बन के उत्पाद को इकट्ठा कर रहे थे, उसी से अपनी आजीविका चला रहे थे, वो कहीं आपके बंधुआ मजदूर नहीं थे, लेकिन बाद में उनको बंधुआ मजदूर बनना पड़ा। तो उससे क्या हुआ, जो उनकी भावना थी, भावना इन द सेंस उसकी फीलिंग थी, उनको ठेस पहुंची और उनका लोगों को तरह तरह का जो आपका विरोध है वो आपका झेलना पड़ा। जैसे नवाबों की छिनी सत्ता। अब नवाब जो थे, बेसिकली जो आपके नवाब आपका बोलते किसे हैं अगर आप समझोगे, तो बेसिकली एक होता था राजा, और राजा जिसको हम लोग आपका बेसिकली मध्यकाल में हमने सुल्तान कहा है या बादशाह। तो उसका जो कोई प्रांत होता था, तो उस प्रांत का जो मुख्य अधिकारी होता था, या जिसको हम कहते हैं कि ये इस प्रांत की जिम्मेदारी इस व्यक्ति को सौंप दी गई है, राजस्व और सैन्य संबंधी, तो उसको बोलते थे नवाब। देखिए, कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य से ही राजा और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। क्या हो रहा था कि जो उनकी सत्ता है और सम्मान है वो दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेना भंग कर दी गया था। उसके राजस्व
वसूली के अधिकार व इलाकों में एक एक करके छानते जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हित की रक्षा करने के लिए कंपनी के साथ बातचीत की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए पुत्र को राजा मान ले। क्या कह रहे हैं कि वो क्या चाह रही थी कि जो उस कंपनी जो ये कह रही है कि हम दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जो रानी लक्ष्मीबाई हैं गंगाधर राव की पत्नी, अब उनके कोई बच्चा नहीं होता तो वो एक दत्तक पुत्र को गोद लेते हैं और कंपनी उसको मान्यता नहीं देती और कह रहे हैं कि पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को क्या करे, कंपनी से आग्रह किया कि जो उनके पिता की पेंशन उनको चाहती थी मृत्यु के बाद उन्हें मिले। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने निवेदनों को ठुकरा दिया। कह रहे कि जिस तरह के लोगों ने आपका निवेदन दिया कि आप उसी तरह से, जिस तरह से पेशवा बाजीराव सेकंड को आप जो पेंशन दे रहे हैं वही पेंशन उनके दत्तक पुत्र नाना साहब को भी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब, और रानी लक्ष्मीबाई कह रही थी कि मेरे दत्तक पुत्र को मान्यता पर आप मिले। ऐसे बहुत सारे लोग अपनी क्या कर रहे थे, उनको निवेदन आपका दे रहे थे। लेकिन कंपनी को क्या थी, ताकत का, सैन्य ताकत का, अपनी श्रेष्ठता का इतना नशा था कि उन लोगों ने जो उनकी निवेदन थी, जो उनकी विनती थी, उसको नहीं सुना, उसको ठुकरा दिया। अब ठुकरा दिया तो कुछ तो रिएक्शन उनको अब देखना पड़ता है। अब देखिए, अवध की रियासत, अवध मतलब आपका लखनऊ वाला जो पार्ट है, लखनऊ, फैजाबाद, ये बलिया, बाराबंकी, गोंडा, ये सारा पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अवध के क्षेत्र में उस समय आया करता था, बेसिकली पूर्वी यूपी। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने के वाली आखिरी रियासतों में थी। सबसे आखिर में कौन गई? अवध की रियासत। 1801 में अवध की पर एक सहायक संधि थोप दी गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सहायक संधि। और 1856 में अंग्रेजों ने उस पर अपना कब्जा कर लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासतों का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए कंपनी का दुशासन करने के कारण ब्रिटिश प्रभुत्व जारी होगा। यानी कि देखिए, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई तो उन्होंने सहायक संधि कर ली, लेकिन कंपनी ने क्या आरोप लगाया कि अवध में कुप्रशासन है। कुप्रशासन समझते हो कि जिस तरह से शासन चलना चाहिए था उस तरह से शासन दुरुस्त नहीं है, अच्छा नहीं है, इसलिए अवध के नवाब की सत्ता समाप्त होकर किसकी चलेगी? अंग्रेजों का संप्रभु होगा। यानी कि सारे नीति निर्णायक कौन होंगे? अब अंग्रेजी होंगे। अब क्या होगी? ब्रिटिश संप्रभु होगा। कहां कह दिया गया? अवध में। कब? 1856 के आसपास। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली कि कुछ भी हो जाए, जो मुगल आपके शासन कर रहे हैं, जो आपके बादशाह बने हैं, इनको हम समाप्त कर देंगे। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। पहले जो भी सिक्के जारी होते थे और उस समय अगर जो भी कोई बादशाह होता था उसके ही सिक्के, उसके नाम के सिक्के आपके खुतबे पढ़वाए जाते थे। खुतबे का मतलब है बेसिकली जो आपका किसी सिक्के पर किसी राजा का चित्रांकन एवं उसकी नाम एवं उसके शासन की समय अवधि जो पड़ती है, बेसिकली जो हम लोग आपका सिक्के पर जो कुछ लिखते हैं उसको बोलते हैं खुदवाना। ठीक है, अरबी फारसी में शब्द है ये। देखिए, कह रहे हैं कि 1859 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया। अब देखिए, इस समय कौन गवर्नर जनरल है? लॉर्ड डलहौजी। और आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी की एक नीति थी, कौन सी? राज्य हड़प नीति और विलयता का सिद्धांत। ये दूसरे के राज्यों को हड़प लिया करता था और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया करता था। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई की जो झांसी, उसको मिलाया, अवध को मिलाया, सतारा को मिलाया, बहुत सारे महाराष्ट्र के ऐसे क्षेत्र थे, इनको मिलाया। कारण क्या था कि अधिक से अधिक ब्रिटिश क्षेत्र का जो ब्रिटिश प्रभु आपका संप्रभुता है वो बढ़ सके, अधिक से अधिक क्षेत्र ब्रिटिश राज्य के अंतर आ सकें, अधिक से अधिक हमको राजस्व मिल सके। कुल मिलाकर वो अपने प्रॉफिट लाभ के लिए हर एक काम को देख रहे थे। उन्हें भारतीय जनता से, उनके सुख दुख, उनकी बेबसी, उनकी भूखमरी से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उनकी प्राथमिकता थी कि वो जितना हो सके अपना प्रॉफिट, अपना लाभ वो सोच सके। अब कह रहे हैं कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद, बहादुर शाह जफर कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह है
जिन्हें नहीं पता लिख लीजिए, बहादुर शाह जफर क्या है? अंतिम मुगल बादशाह है। ठीक है, की मृत्यु के बाद बादशाह परिवार को लाल किले से निकाल दिया गया। ये लाल किला दिल्ली में है। इसी लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं। और किसको निकाल दिया गया? बहादुर शाह जफर को। क्यों? बहादुर शाह जफर पहले लाल किले में रहते थे। लाल किले में कौन रहता था? जो बादशाह होता है। बादशाह का मतलब है जिस तरह से राजा होता है, उसी राजा को ही आप यहाँ बादशाह कह देते हैं। तो अंतिम मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफर। और इनको कहां भेज देंगे? रंगून, आपका म्यांमार, इनको भेज देते हैं। 1856 में बंगाल, आप देखिए, आप यहां तक कौन है? लॉर्ड डलहौजी। और 56 में आपका गवर्नर बन जाते हैं लॉर्ड कैनिंग। फैसला किया बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल शासक होंगे। और क्या बोल दिया कि बहादुर शाह जफर को बोल दिया कि तुम ही क्या होगे? अंतिम मुगल बादशाह होगे। उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्होंने केवल राजकुमारों को रूप में मान्यता दी जाएगी, यानी कि तुम राजकुमार हो सकते हो लेकिन बादशाह नहीं बन सकते। अब बात है किसान और सिपाहियों की। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूलते थे। क्या था? लगान। लगान और कर दोनों अलग अलग हैं। लगान किस पे लगता था? जमीन की उपज पर। और कर वो किसी भी चीज पर लगा सकते थे। जैसे तुम्हारी गाय 5 लीटर दूध दे रही है, इस पर टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा हुजूर? कि आपको 2 लीटर दूध आपको जमींदार के घर पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के कर भी लगते थे। कह रहे हैं कि तौर तरीके से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों के लिए कर्जा नहीं लिया और उसको लौटा नहीं पा रहे थे। इस कारण उनकी पुरानी पीढ़ी के हाथों से जमीन निकलती जा रही थी। क्या हो गया? जमीन निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। कह रहे जो भारतीय सिपाही जो उनकी सेना में काम कर रहे थे, उसकी असंतोष, यानी कि उनके काम से आपका सेटिस्फेक्शन नहीं थे, उनको संतोषजनक चीजें नहीं थे। वे अपने वेतन भत्ते और सेवाओं के कारण परेशान थे। कई नियम धार्मिक भावनाओं एवं आस्था को ठेस पहुंची। क्या आप जानते हैं कि उनकी उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र का पार कर नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र की यात्रा उनका धर्म और जाति भ्रष्ट कर देगा। देखिए कितनी बड़ी पहले एक अजीब सी टेंडेंसी थी कि अगर किसी भारतीय ने समुद्र की यात्रा करी तो या तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, या जाति नष्ट हो जाएगी, या फिर वो मर जाएगा। क्लियर है? जब आपका राजा राम मोहन राय आपके लंदन जा रहे थे, ब्रिस्टल, अकबर सेकंड की पेंशन संबंधित बात करने के लिए, जब वो लंदन जा रहे थे तो उनकी मां ने, उनके परिवार ने उनको रोकने का कोशिश किया कि आप लोगों को लंदन नहीं जाना चाहिए, आपको समुद्र यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई समुद्र यात्रा करता है तो वो जिंदा वापस घर नहीं आता। हालांकि वो आपका रूढ़िवादी नहीं थे। उन्होंने समाज को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए। क्लियर है? वेदांती सोसाइटी बनाई, आत्मसभा बनाई, सती प्रथा का उन्मूलन कराया, ऐसे अन्य काम किए। जब वो जाते हैं तो उनकी ब्रिस्टल में मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रिस्टल में मृत्यु। और वो भारत वापस नहीं आते। क्लियर है? जबकि उनकी अस्थियों को कौन लाते हैं? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। आगे देखिए, कह रहे हैं कि 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र पार बर्मा जाने का आदेश बना। बर्मा यानी कि वर्तमान का म्यांमार। कहां जाना पड़ा? बर्मा लड़ने के लिए। अब अगर आप थोड़ी बर्मा की आप कंडीशन को देखोगे तो समझ आएगा। ये पूरा अब आपका म्यांमार ही लगता है हमारे साथ। इस तरह का अगर आप नॉर्थ ईस्ट को बनाओगे तो ये जो हिस्सा है पीछे से जो आपकी सीमा लगती है अरुणाचल वगैरह, मिजोरम, त्रिपुरा से, ये पूरी उसी की सीमा लगती है। ठीक है? तो आप म्यांमार को देखोगे तो क्या करना पड़ा कि अब आपको वहां जाना पड़ेगा। उन्होंने हुक्म मानने से इनकार कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि अगर इन्होंने समुद्र की यात्रा की तो उनकी जाति और धर्म नष्ट हो जाएगा। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज नहीं था। वो कह रहे हम चले जाएंगे, हम मना नहीं कर रहे कि हमको नहीं जाना म्यांमार, लेकिन हम समुद्र के मार्ग से नहीं जाएंगे, हम जमीन के मार्ग से जाएंगे। उन्हें जमीन के रास्ते जाने में इजाजत नहीं, ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि अभी भी मुद्दा खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में बंगाल में एक कंपनी ने एक नया कानून आपका लाना पड़ा।
कानून को साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार जाना पड़ेगा। ये साफ बोल दिया कि अगर कंपनी में आपको नौकरी करनी है तो अगर कंपनी जो ऑर्डर दे, आपको जो आदेश दे, वो आपको मानने होंगे। ठीक है। क्या होंगे? आपको मानने होंगे। तो इस तरह से अब क्या हुआ, उनको मानना पड़ा। ठीक। अब ये क्या कर दिया, कंपनी वालों ने नियम बना दिया। अब सिपाही जो, अब देखिए, जो पहले ना था कि कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, ये नहीं करेगा, अब उनके सामने क्या गिर दिया, अब ये मजबूरी उनके सामने फेंक दी कि भैया अब आपको जाना पड़ेगा। देखिए, सिपाही गांवों के हालात से परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे और अपने परिवार गांव को छोड़कर गए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में फैल गया। अब कुछ भी हो रहा था तो वो दोनों तरफ से परेशान थे, क्योंकि वो सिपाही थे, उनको फौज में ही परेशान किया जा रहा था और फिर उनके घर वालों पर ये तरह के टैक्स, अलग अलग कानून थोपे जा रहे थे, उनसे वो आपका परेशान थे। आप कह रहे हैं वहां सुधारों की प्रक्रिया, अगर कुछ अंग्रेजों ने रिफॉर्म किए तो उसके बदले का लोगों का क्या रिएक्शन आया, उस रिएक्शन को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारने की जरूरत है, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ाने के लिए कानून बनाए गए हैं। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहित किया गया। 1930 में अंग्रेजों ने ईसाई मिशनरी को खुलकर काम करने और यहां तक कि जमीन संपत्ति को जुटाने की भी छूट दे दी। क्या कर सकते हो आप? जमीन और संपत्ति जुटा सकते हो। 1850 में एक नया कानून आया जिन्हें सिपाही धर्म अपनाया गया। आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार एक जैसा ही रहेगा। ठीक है। अगर कोई ईसाई धर्म अपना लेगा तो उस पर कोई भी जो नियम है वो लागू नहीं होंगे। बहुत सारे भारतीयों को यकीन था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके रीति रिवाज और परंपराओं को, जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। एक व्यक्ति वो है जो कह रहे हैं कि हमारे सामाजिक, जो हमारा समाज है उसमें ये लोग परिवर्तन कर रहे हैं, और एक कह रहे हैं कि भाई इस समाज में जो हम जिसमें रह रहे हैं इसमें परिवर्तन कैसा है, बहुत जरूरी है। तो एक वो व्यक्ति है जो चाह रहा है आपका परिवर्तन हो, एक वो व्यक्ति है जो चाह रहा हो कि आपका परिवर्तन ना हो। तो ऐसे में क्या होगा, अब जो लोग चाह रहे हैं परिवर्तन हो तो उस परिवर्तन की तरफ वो लोग आपका बढ़ेंगे। अब देखिए, दूसरी तरफ ऐसे थे जो चाह रहे थे कि इसमें आपका बदलाव, यानी कि जो आपके सामाजिक शोषित पिछड़े थे वो उनमें सुधार यानी कि रिफॉर्म चाह रहे थे। जनता की नजर से उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में सोचा करते थे। इसका जायजा लेने के लिए खुद स्रोत 1 और 2 को पढ़ें। ठीक है। जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजनक छा गई। अब इसमें बदलाव जो था वो आपको अलग अलग आपका जो है इसमें बेसिकली वो आपका दिखाई दिया और आप उसको देख भी सकते हैं। ये इमेज दिखाया गया, कह रहे हैं कि मेरठ में विद्रोह सिपाही अफसरों के घर पर हमला, उनमें घुसकर इमारतों को आग लगा दी। क्या कर दी? घर में घुस के हमला कर दिया सिपाहियों ने, और जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके घरों में उन्होंने क्या कर दी? आग लगा दी। ठीक है। अब देखिए, तो आग लगी है, कुछ तो परिवर्तन, कुछ तो चेंजेस अब आपको यहाँ दिखाई देंगे। अब देखिए क्या परिवर्तन होने वाले हैं। वो देखिए, कह रहे हैं कि सैनिक विद्रोह जन विद्रोह में बन गया। पहले तो विद्रोह कैसा था? सैनिक। अब इसमें साथ आपका लोगों ने भी पार्टिसिपेट कर लिया, लोग भी इसमें जुड़ गए, तो ये क्या हो गया? जन विद्रोह। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष की कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल गए कि राज्य की सत्ता छन्न हो गई। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उन सबका शत्रु एक ही है, इसलिए सब कुछ करना चाहते थे। वो तरह तरह की हालात में अपने हाथ में लोगों को संगठित करना पड़ा। संचार पहला कदमी आत्मविश्वास का परिचय दिया।
भारत के उत्तरी भाग में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक विद्रोही से जूझना पड़ा। कह रहे हैं कि मई 1857 में शुरू की गई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया। मेट से शुरू होकर सिपाही की जगह जगह बगावत की, समाज के विभिन्न तबकों की संख्या में लोग आज संख्या में विद्रोह के तेवर से उखड़ गए। कुछ लोगों का मानना था कि 19वीं सदी में उपनिवेश के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा ये क्या है, सशस्त्र संघर्ष है। कह रहे हैं कि 19वीं सदी में जो ये आंदोलन हुआ था, जिसे हम 1857 क्रांति को मानते हैं, तो जितने भी इनके उपनिवेश थे, उपनिवेश का मतलब अंग्रेजों ने जहां पर अपना शासन किया हुआ था, उन उपनिवेश में सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह अगर कहीं हुआ है तो भारत में 1857 का जो विद्रोह है, ये आपका इनको देखने के लिए मिला है। देखिए किस लेवल पर ये आपका लड़ा गया था, आप इसको देख सकते हैं। कैलवरी लाइन में युद्ध करते 3 जुलाई 1857 को 3000 से भी ज्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ गए। उन्होंने यमुना को पार किया, ब्रिटिश कैलवरी चौकी पर धावा बोल दिया और पूरी रात चले, ये दिखाई गए। और ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे, और आप जानते हैं कि मंगल पांडे और धन सिंह कोतवाल गुर्जर, इनका बड़ा नाम आता है। अगर आप इतिहास को पढ़ोगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि इन्होंने कैसे करके संघर्ष किया है और कैसे इन्होंने इस क्रांति को, मतलब इस छोटी सी चिंगारी थी ये, जिसको एक बगावत में बदल दिया। तो जब आप पढ़ोगे तो ये चीजें और भी स्पष्ट आपको हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़े। देखिए अब थोड़ा चलते हैं दिल्ली से मेरठ तक का सफर, तो आपका देखते हैं कि कैसे क्रांति हुई। कह रहे हैं कि 8 अप्रैल 1857 को आपको युवा सिपाही मंगल पांडे यानी कि बैरकपुर छावनी से ये लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, अपने अफसर पर हमला किया और आरोपी को फांसी पर लटका दिया। चंद दिन बाद मेरठ में कुछ आपके सिपाहियों ने आपके कास्तूर के साथ फौजियों के अभ्यास करने से इनकार कर दिया और सिपाहियों को लगता था कि इस कास्तूर में गाय और सुअर की चर्बी है। कैसी है? गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ है, जिसमें 85 सैनिकों ने नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने अफसरों की हुकूमत ना मानने पर 10-10 साल की आपका जो वो सजा आपका दी गई और 9 मई 1857 की बात है। बस चिंगारी कहां छिड़ी? 8 अप्रैल 1857 को। ब्लास्ट कहां होगा? 9 मई 1857 को मेरठ में। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीयों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही और 10 मई को विद्रोहियों ने मेरठ पर धावा बोल दिया और वहां के बाद सिपाहियों ने आजाद करा लिया गया जिनको पकड़ा गया था। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमले किए और उनको मार दिया गया। उन्होंने बंदूक और हथियारों को कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों की इमारतें व संपत्तियों को आग लगा दी, हमले कर दिए गए। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। फिरंगी मतलब जो अंग्रेज हैं उनको फिरंगी कहा गया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन करने को खत्म करने आमद थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का कौन शासन चलाएगा। सिपाहियों ने इनका जवाब ढूंढ निकाला और उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहा। अब कह रहे हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं इसे कोई नेतृत्व तो करेगा, इसे कोई थामेगा तो सही, क्या करना चाहिए। अब ये पहुंच गए एक बुजुर्ग के पास, जो क्या थे उस समय भारत के शासक थे, जिनका नाम था बहादुर शाह जफर। क्या नाम था? बहादुर शाह जफर। और क्या हो गया कि भैया बहादुर शाह जफर ने बोल दिया ठीक है मैं तुम्हारा शासक बन जाऊंगा और उनको शासक बना दिया गया। चलिए आगे बढ़े। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली ने 10 मई की रात को घुड़सवारों पर होकर मुंह अंधेरे में दिल्ली पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने आने की खबर लगी, दिल्ली में तैनात टुकड़ी ने बगावत कर दी। जहां भी सेना के अफसर मारे गए, देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिया, इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवार कर
आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों ने भारी ताकत में 2 हाथों में कर लिया, लेकिन 2-2 हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही अड़े रहे। आखिरकार जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। यानी कि वो खुद नहीं चाह रहे थे मैं आपका नेता बनूं, लेकिन अंग्रेजों ने, जो विद्रोह सिपाही, उन्होंने कहा नहीं, आपको नेता बनना पड़ेगा। अब देखिए, बूढ़े बादशाहों को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी और उन्हें देश भर के मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जितने भी राजा हैं सारे इकट्ठे हो जाइए, एक संघ बनाते हैं, अंग्रेजों से लड़ते हैं। बहादुर शाह जफर एकमात्र कदम गहरे परिमाण सामने आए। उन्होंने जो कदम उठाया उसका जो रिजल्ट बड़ा गहरा निकला। अंग्रेजों के पहले देश में एक बड़े हिस्से में मुगलों का ही शासन चलता था। ज्यादातर छोटे छोटे बड़े रजवाड़े मुगलों के नाम पर ही थे। इन इलाकों में शासन चल रहा था। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लिया तो मुगल अधिपत्य द्वारा हो जाएगा और इलाकों में शासन बेफिक्र होकर चलाएंगे। अब उन्हें क्या लगा कि अगर तुमने मुगल बादशाह को सपोर्ट कर दिया तो फिर इनकी सत्ता हो जाएगी, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, अंग्रेज इनसे लड़ते रहेंगे, अब तुम फ्री में अपना शासन करना। जबकि यही उनकी सोच उनको सबसे ज्यादा नुकसान दे गई और यही कारण है आगे पढ़ के जो आप इनको देखोगे। और कह रहे अंग्रेजों ने इसी घटना की उम्मीद नहीं की थी। उनको लगता था कि कास्तूर के मुद्दे पर फैली हुई उथल पुथल समय के साथ शांत हो जाएगी। उन्हें लगा कि जो आपका मामला इतना बड़ा नहीं होगा। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को समर्थन दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अफसर ऐसे हो गए कि कई लोग को दिखाने रहा, उत्साह का साथ बढ़ गया और उन्हें इसे बढ़ने के साथ हिम्मत भी, आत्मविश्वास दिलाया। ठीक क्या हो गया, ये सारी चीजें आपका इसमें जो है एक बगावत के रूप में आपके होने लगी। यह है चित्र नंबर 6 को देखिए। ये हमारे उस समय के नेता हैं, यानी कि अंतिम मुगल बादशाह हैं, जिनका नाम है बहादुर शाह जफर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि कैसे 1857 का जो आपका विद्रोह था, कैसे क्षण क्षण चीजों के साथ एक बहुत बड़ा, एक छोटी छोटी आपकी चिंगारी थी जो एक ब्लास्ट के रूप में फटा। और ये ब्लास्ट आपका मेरठ छावनी है, वहां से प्रारंभ होता है। तो इसकी कहानी है, उसको आगे से इस स्टोरी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल जितना आप लोगों ने पढ़ा है, आप इसको घर जाकर एक बार रिवीजन करिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।